नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन हम सुनते हैं गुड गवर्नेंस, जिसके मुंह पे देखिए कहते हैं गुड गवर्नेंस, लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस से क्या मुराद है आपकी, आप गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, तो सवाल जो है वो अपनी जगह मौजूद रहता है लेकिन जवाब हमें मिलता नहीं है। तो गुड गवर्नेंस की जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आज मैं चाहता हूं कि जो लोग इसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस इन चंद चीज़ों से मिलकर ज़रूर बनता है, जिनको कम से कम इतना तो याद रखें कि रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, और इसके साथ साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो टोटल बेस कर रही है, उसकी गुफ्तगू स्टेटमेंट देखिए, टोटल बेस कर रही है कि 100 दिन में वो अपनी डायरेक्शन देंगे, अहम पॉलिसीज़ और प्लानिंग जो भी वो कर रहे हैं वो 100 दिन के बाद वो आवाम के सामने रखेंगे। और बज़ाहिर जो स्टेटमेंट है उनकी, ख़ास तौर पे करप्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, गुर्बत के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की, बेरोज़गारी और घर के हवाले से कि जी घर दिया जाएगा, इसके हवाले से बात तो आई, लेकिन अमली इक़दामात इसमें इतने ज़्यादा ठोस नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये बात भी की जा रही है कि 100 दिन में पीटीआई की जो मिनिस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो मिनिस्टर अगर 100 दिन में अपनी कारकर्दगी नहीं दे सका, यानी बेहतर कारकर्दगी नहीं दे सका, उसकी कारकर्दगी ख़राब रही या उसकी कारकर्दगी बहुत ही नेगेटिव रही, तो वो अपने घर को वापस जाएगा। उस मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर जाना होगा, इमरान खान साहब कहते हैं। अब ये एक बहुत ही अहम केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। 100 दिन, हर बार 100 दिन का इस वक्त सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी आपने सुना होगा, जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, नैब बहुत तेज़ी से रोल अदा कर रही है, बहुत तेज़ी से इंक्वायरी कर रही है, रेफरेंसेस बना रही है, और वो केसेस जो है वो कोर्टों को भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके ऊपर हुकूमत का ये कहना है कि जनाब नैब को हमने खुद मुख्तार कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, छोड़ दिया है कि वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अपनी कार्रवाई करे, एक्शन ले। लेकिन जो अपोजिशन है, जिसके ज़्यादातर लोगों की इस वक्त रेफरेंसेस बन रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, तो उनका ये कहना है कि ये नैब जो है वो सियासी इंतकाम, हुकूमत नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम ले रही है और चंद लोगों की सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। अभी हालिया आपने सुना होगा कि जो इंक्वायरी, बड़ा मेजर नाम सामने आ गया है, उसमें नाम आ रहा है जनाब सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा का, जो इस वक्त इनकी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी है नैब ने। निसार खोड़ो साहब, बड़ा नाम है एक निसार खोड़ो साहब का, उनकी जो है वो इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी गई है। और अकरम दुर्रानी साहब, वो भी एक वजीर रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी गई है। दूसरी तरफ रेफरेंस अगर आप देखें, रेफरेंस के लिए जो नाम आ गया, आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा का नाम आया है, और अरबाब आलमगीर दोनों मियाँ बीबी को रेफरेंस नैब ने कर दिया है। इसका मतलब है कि उनके इस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा केस जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, जो हमारी इत्तलात है, और वो है एलएनजी का केस, जो तकरीबन अपने आखिरी मराहिल पे, और बहुत बड़ा करप्शन का ये केस है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और ऑयल इंडस्ट्रीज के बहुत मेजर लोग इसमें शामिल हैं, जिनको नैब अब रेफरेंस में देगी बहुत जल्द, ये आने वाला है। एक और जो बहुत अहम बात है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और वो बात है जनाब कि कल डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाया और उसकी सर्विसेज के ऊपर, जो कई साल से पाकिस्तान की अस्करी और सिविलियन जो लोग हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, जिसमें तकरीबन 70-75 हज़ार जानें जो हैं वो लुक़्मा अजल बनी है, शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान के 123 अरब डॉलर इस पर खर्च हुआ है। उसके ऊपर अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के जो इल्ज़ामात थे वो बहुत ही मसन उसके ऊपर हर शख्स जो है वो क्रिटिक्स कर रहा है। और उस वक्त बर वक्त इमरान खान जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फौरी रिएक्शन दिया
और बहुत सख्त करारा जवाब उनको दिया। आज आर्मी चीफ ने भी सिविलियन क़यादत के बाद आर्मी चीफ ने भी कहा है कि अफगानिस्तान की जंग के अमन के हवाले से पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है और हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इस सिलसिले में और हमारी कुर्बानी को एक्सेप्ट किया जाए। और उन्होंने भी फौरी तौर पर सिविलियन क़यादत के बाद अस्करी क़यादत ने भरपूर जवाब दिया है। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री एंड सिविलियन रिलेशनशिप और ख़ास तौर पे इस नुक्ते पे अपोजिशन की तरफ से भी यही जवाब सामने आया है और ऐसा लगता है कि अस्करी क़यादत और जो हुकूमती क़यादत है, सिविलियन क़यादत है, उनके दरमियान इस पॉइंट पर हमांगी है और बहुत डोटोक जवाब दिया जो माजी में देखने में नहीं मिलता है और कहा यह जा रहा है कि यह कौम की तर्जुमानी है। तो इस इशू पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास जो है वो ये है, मैं गेस्ट है, हम इनको जो है वो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन और फिर ब्रेक के बाद फिर मैं वापस आता हूँ। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ भी करा देता हूँ मैं। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हैं, इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हैं हमारे साथ, वो भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं। अली जैदी साहब ने हमारे साथ ज्वाइन होना है, चौधरी मंजूर अहमद साहब ने और हुमायूं गौर साहब भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ज़रा हुमायूं गौर साहब से हम बात कर लेते हैं। हुमायूं गौर साहब, इस इशू पे मैं ज़रा आपका ये पॉइंट लेना चाहता हूँ कि एक तो IMF ने जो बातचीत हुई है, जो सामने आई है बात के बहुत सख्त शराइत उन्होंने रख दिया है, तो इस मौके पे इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह ऐलान जो हमारी तक पहुँचा है कि उन्होंने इन शराइत को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, जो बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है, मैं स्टेटमेंट सारा आपने पढ़ लिया होगा, उसके ऊपर ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा रिएक्शन दिया, फौरी रिएक्शन दिया, करारा जवाब दिया, बल्कि आज आर्मी चीफ ने भी दो टोक ये बात की। तो ऐसा लगता है कि सिविलियन एंड अस्करी क़यादत दोनों एक ही पेज पे हैं। सर क्या कहेंगे? तो हैं, ये तो काफी अरसे से एक ही पेज पे, मगर देखें बात यह है कि इमरान खान ने जो जवाब दिया ट्रंप को और फिर आज IMF को कहा जी थैंक यू बट नो थैंक्स, मेरा सर बहुत सालों के बाद फखर से बुलंद हो। मतलब अब पाकिस्तानी होने का मजा है। इमरान खान से यही उम्मीद, इमरान के अलावा और कोई ये नहीं करता। ये हो गया है, बहुत अच्छा है, इससे हटना नहीं चाहिए। ये अमेरिका से हम धक्के और ठुटे खाते आ रहे हैं 71 साल, काफी हो। और आपके ख्याल में अमेरिका के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती। ये आप करेंगे और मुझे तकलीफ और आपको तकलीफ उठानी होगी सबको कि भाई तुम अपना गाड़ी के बजाय मैं तो साइकिल पे नहीं जा सकता, मगर आप लोग जाएंगे, आप एयर कंडीशनर अपने बंद कर दें, आप दिन में एक वक्त खाना खाएं, आप 2 चाय की प्याले, यार मैं खुशी से कर दूंगा और आप भी करेंगे, मुझे पता है। ये एक वक्त आ गया था कि अमेरिका को इस तरह जवाब चाहिए था, जरूरत थी उसके अपने भले की। ये देखें, इमरान खान तो पाकिस्तान का पहला हुकूमती सरबराह है जिसने ये की बात, और मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं इमरान को जानता हूं, इसलिए मैं हैरान बिल्कुल नहीं हुआ। ये आदमी चलता है अपने ईमान पे, अपने अकीदे पे, अपने उसूलों पे, मगर अब इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ये ख्याल करना है कि जो रद्द-ए-अमल आएगा इनसे भी और IMF, उसके लिए हम बड़ी अकल से अब तैयार हैं और उसके मुताबिक हम एक प्लान बनाए। ठीक है ना? IMF को भी किसी ने कभी कहा है उनकी कंडीशनैलिटीज का कि नहीं हमें कबूल नहीं। अभी तक अर्जेंटीना की अब हालत देखो कि घुटने टिके हुए, तो अब ये हम लोगों ने अब उसमें नहीं पड़ना और बहुत तरीके करने के।
मुश्किल वक्त गुजरेगा, मगर ये मुश्किल वक्त जो है ना, ये वो है जिसमें मजा। कुछ मुश्किल वक्त होता है जिसमें नहीं आता, इसमें आएगा। ये जो 9 आबादियाती निज़ाम हमारे ऊपर मगरिब ने और अमेरिका ने मुसल्लत किया है कि हमें इकोनॉमिकली कॉलोनाइज कर लिया, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। इकोनॉमिकली भी इन्होंने हमें डिफीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा जनरल सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब की तरफ आता हूं। क़य्यूम साहब, ये जो IMF को जवाब जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया है जनाब अभी हुमायूं गौहर ने, फिर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब और बर वक्त जवाब, और वो कहते हैं कि पहला हुक्मरान है जिसने बर वक्त जवाब दिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम आता है, उसके बाद इमरान खान साहब का नाम आता है। तो क्या आप भी समझते हैं कि ये जो बर वक्त जवाब इमरान खान का है और आज आर्मी चीफ ने भी जवाब दिया, तो लगता ही है कि सिविलियन और अस्करी क़यादत एक पेज पर है सर? ये बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, ये सही है? यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट को हमेशा एक पेज पे होना चाहिए। ये मुल्क के मफाद के अंदर है और ये एक मुस्बत बात है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं उनको मेरे ख्याल है पूरी कौम ने अप्रिशिएट किया है कि ये फैक्ट्स हाईलाइट होने चाहिए। और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी जो फैक्ट्स हाईलाइट हुए हैं विद रिगार्ड टू अफ़गान सिचुएशन और ट्रंप का जो ट्वीट था। लेकिन देखें, थोड़ी गहरी नज़र से इसको देखें तो ये रिस्पांस तो ठीक है, ये स्पर ऑफ द मोमेंट, लेकिन जो सीरियस हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं और फॉरेन पॉलिसी के जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हसूल के लिए मीडिया की बैटल इज़ नॉट इनफ। इनफैक्ट इससे कुछ ख़ास हासिल नहीं होता। हमें पस चिलमन एक बड़ी दूररस किस्म की डिप्लोमेटिक इंडेवर और एक एक्सटीरियर मनूवर की ज़रूरत है जिससे हम एट द एंड ऑफ द डे सुरखरू भी हों। जहाँ तक ट्वीट्स का ताल्लुक है वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कामयाबी इमरान खान साहब की एट द एंड ऑफ द डे जब हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखेगा तो वो कहेगा कि इन 4-5 सालों में जो इनके डिस्पोजल पे हैं, क्या ये अमेरिका के साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके, क्या हम अपनी पोजीशन को वाजे कर सके, इन द रियल सेंस यूरोप को भी समझा सके और सारी दुनिया को भी कि हमने तो 75,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान वर्स्ट सफरर है। हमारे तो जो सोशो इकनॉमिक फैब्रिक है उसको तो तार तार कर दिया है आप लोगों ने। हमारे पास तो अबाउट 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं, उनका UNO भी ख्याल नहीं रख रहा और हमारे लॉसेस हुए हैं। आपने हमारे बंदे मारे हैं सलाला में, आपने रेमंड डेविस को छोड़ा है, यहाँ ब्लैक वाटर वाले लोग थे। आई थिंक ये हमारा नैरेटिव सही सेल नहीं हुआ। तो अगर इसको इफ़ेक्टिवली हम सेल करके अपनी पोजीशन को सुरखरू कर सकें और ये कोशिश करें कि ये बॉर्डर मैनेजमेंट में हमें तावन हो अफ़गानिस्तान की तरफ से अमेरिका का, और विद इन आवर कंट्री हम कन्विंस कर सकें कि हम कसम तो नहीं उठा सकते कि हमारे मुल्क के अंदर जहाँ 200 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं वहाँ कई मिलिटेंट्स भी नहीं छुपे हुए होंगे। ये तो अमेरिकन भी नहीं कह सकते, ये तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कह सकता। लेकिन हम ये कन्विंस कर सकते हैं दुनिया को कि टेररिज्म की लानत को हम ख़त्म करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कभी भी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो और दूसरे मुल्कों की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और एक कौमों की बिरादरी में एक बड़ा नाम कमाने के लिए आपको ये बड़ी एंडेवर करनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब को और बहुत मेहनत करनी है। IMF के साथ भी एट द फेस वैल्यू तो ये ठीक है कि आपका राइट बनता है, चूंकि आप कौम के लीडर हैं, कि आप फाइट करें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने ये देखना है कि इन द लॉन्ग रन ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है इसको सुलझाने के लिए आपके पास बेस्ट एक मोज़ाइक क्या है, जो एक हाइब्रिड पॉलिसी होगी जिसके अंदर आपके दोस्तों से मदद भी शामिल है, प्लस IMF के पास जाना है। तो कई दफ़ा फैसले डिलेड जो हैं वो बड़े डैमेजिंग भी हो सकते हैं। तो आपको क्विक फैसला करके अपने तौर के ऊपर मुल्क को आगे लेके जाना है। ठीक है, मैं ज़रा अली जैदी साहब की तरफ आता हूँ। अपना मोहम्मद अली सैफ साहब की तरफ आने से पहले, अली जैदी साहब, यहाँ जो गुफ्तगू हुई है, एप्रिसिएशन तो आई है सर कि खान साहब ने आवाम की तर्जुमानी करते हुए
बर वक्त जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और बिल्कुल सही जवाब दिया। और इसी तरह आर्मी चीफ की भी आई, और लगता यह है कि जी जिस तरह एक्सेप्ट किया कि जी सिविलियन और अस्करी क़यादत एक पेज पे हैं। लेकिन वहीं सर बहुत ही अहम इशू है कि माशी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, और इस सिलसिले में इमरान खान के विजिट्स भी हुए हैं। IMF को करारा जवाब तो दिया है, लेकिन माशी हालत जो है उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल IMF का आएगा, उसको फेस करना है आपने। और दूसरी तरफ अमेरिका एक बड़ी ताकत है सर, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, उसकी बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारी वाबस्तगी है और बहुत पुरानी वाबस्तगी है। तो ये दोनों रद्द-ए-अमल को मौजूदा हुकूमत किस हद तक बर्दाश्त कर सकेगी सर? डॉक्टर साहब, 2-3 बातें। मैं पहले बड़े अच्छे हमारे वाकिफ़ भी हैं जनरल कयूम साहब, मैं ज़रा जल्दी से उनकी बात का जवाब देते हुए आपकी जवाब को उसको ज्वाइन कर लूँगा। नंबर 1, उनका पहले तो शुक्रिया अदा कर लूँ कि उन्होंने कम से कम अप्रिशिएट किया खान साहब की ट्वीट्स को, और एक जो क्लियर पब्लिक पोजीशन ली गई है फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अनदर हेड ऑफ द स्टेट, वो बिल्कुल क्लियर ली गई। क्योंकि अमेरिका के अंदर भी एक से ज़्यादा राय पाई जाती है। आज ही ट्रंप के बयान को आई गेस उससे पेंटागन का कोई और ही बयान आया कि जी इस्लामाबाद हमारा बड़ा एला है और सारा कुछ ये। सो डोनाल्ड ट्रंप का एक अजीब सा तमाशा है। अमेरिका के अंदर भी जितने अमेरिकन्स भी नाखुश हैं उससे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो वहाँ इंटरनल इलेक्शंस हो रहे हैं, वो ओहायो का ज़रूर रिपब्लिकन्स जीत गए, जो उनका इलेक्शन हुआ था मिड टर्म, लेकिन वो बहुत करीबी मार्जिन से जीते थे। और अब क्या हो गया है कि कांग्रेस के अंदर और अपर हाउस लोअर हाउस में उनकी जो डेमोक्रेट्स की पावर है वो बढ़ गई है। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है अमेरिका के अंदर। वो जो उन्होंने जिसको डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़े हुए बिकॉज ऑफ हिज एंटिक्स। ये जो एक इंतहाई नॉन सीरियस किस्म की फजूल जो वो ऑफ द हिप वो बात करते हैं। जहाँ तक IMF की बात की आपने, जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं वो टोटली रिजेक्ट कर दी हैं कि वो हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करते हैं और अगर हमने रिजेक्ट किए हैं तो कोई ना कोई बेसिस तो होगी ना कुछ हमारे पास होगा। वी मस्ट बी इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ टू नेगोशिएट। नेगोशिएशन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करता है। तो अगर आज हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आए, जब भी हम नेगोशिएट करके तैयार हैं और रिजेक्ट करने को भी तैयार हैं। सो ये तो बड़ी एक अच्छी चीज है। मतलब ये है कि कुछ ना कुछ, ठीक है, बहुत इसका मतलब कुछ न किसी चीज मौजूद है जिसकी बुनियाद पर रिजेक्ट किया गया है। बैरिस्टर साहब इस बयान को सिविलियन मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत दिनों बाद हमने देखा, बड़ा एक पेज पे है, बल्कि अपोजिशन भी जो है साथ नज़र आ रही है, कौम की तर्जुमानी हो रही है। लेकिन एक बात जो जनरल कयूम साहब ने कही वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट भी की है, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि लगता ये है कि पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ दी 75,123 अरब जो है वो डॉलर माशी तौर पर, और इतनी ज़्यादा जो बेघर हुए लोग, इसको पाकिस्तान इंटरनेशनली सही तौर पर जो है वो उजागर नहीं कर सका। इसका मतलब है डिप्लोमेटिक फेलियर नजर आ रहा है पुरानी हुकूमतों का। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब देखें, ये एक कोई नया मसला नहीं है। हमारी 2001 में जब 9/11 हुआ, उसके बाद से इस खित्ते में जिस किस्म के सियासी और जंगी हालात पैदा हुए, उन सब के तनाजर में इस स्टेटमेंट को और खान साहब की तरफ से जो जवाबी बयान आया है उसको देखना चाहिए। जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमतें माजी में अपने आप को उस तरह से मार्केट नहीं कर सकी, अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे अपने आप को उस तरह से उजागर नहीं कर सकी, अपनी पॉलिसीज को और अपने एक्शंस को जैसे कि करना चाहिए था, और इसी वजह से गलतफहमियां फैली। लेकिन बात यह है कि अगर आप बेहतरीन डिप्लोमेसी भी करें, उसके बावजूद भी जब आप हालत जंग में होते हैं
तो आपके मुखालिफिन का जो बयानिया होता है वो भी उतना ही स्ट्रांग होता है आपके खिलाफ जितना आपका बयानिया उनके खिलाफ होता है। हम हालत जंग में इस खित्ते में रहे हैं 2011 के बाद, क्योंकि अमरीकी फौजें जो है हमारे बॉर्डर के पास आकर बैठ गई थी और अफगानिस्तान में एक बहुत शदीद खाना जंगी की हालत थी, जिसका डायरेक्ट और बराह रास्त असर हमारे मुल्क पर भी पड़ा। तो इस वजह से अगर यह कहा जाए कि यह सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही नाकामी है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ज्यादती होगी, क्योंकि डिप्लोमेसी के अलावा भी ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये हालत जंग थी और जो तकरीबन किसी हद तक आज भी है, आज भी अभी एज वी स्पीक काबुल में धमाका हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 50 के करीब लोग जो हैं उनकी वो जान बहक हुए हैं। तो अब इसका भी रिएक्शन आएगा। जाहिर है उनकी हुकूमत हम पर इल्जाम लगाती है, हमारे अपने इश्यूज हैं इंटरनल टेररिज्म रिलेटेड, जिनकी वजह से हमें भी जो है बाज़ औक़ात एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ता है उनके अगेंस्ट। तो ये तमाम तनाजुर को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये जो इल्जाम तराशी अमेरिका की तरफ से है ये पहली बार नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीनन ये बयान दिया है, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बड़ी माजरत के साथ कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत कुछ इस तरह की है कि उसको आप अमेरिका के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। वो एक अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी बात बातें कर जाता है, जिसको बाद में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या अमेरिकन स्टेट जो है वो उनको फिर कवर करने की कोशिश करती है। तो उसके बयान को मैं नहीं समझता कि शायद वो अमेरिकन रियासत का बयान है, बल्कि वो एक शख्स का बयान है जो एक लाउबाली किस्म की शख्सियत है उसकी, और वो इस तरह की बयानबाजियां करता रहता है। रह गई बात यह कि अमेरिका का ये बयानिया, तो ये बयानिया अभी अली ज़ैदी साहब ने 2008 की बात की और इमरान खान साहब के दौरे अमेरिका की बात की। ये एक इत्तेफाक ही समझ लें कि 2008 में जब पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज हुई तो परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे और मैं एक पार्लिमानी टीम लेकर मुझे उन्होंने स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया और मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया। और वहां पर उन्हीं दिनों में, शायद जिन दिनों में इमरान खान साहब वहां थे, उन दिनों में मैंने भी काफी इंटरेक्शन अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ, कांग्रेस वुमन के साथ, सेनेटर्स के साथ किया, उनके थिंक टैंक्स के साथ। काफी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में हमारा बड़ा इंटरेक्शन हुआ। वहां एग्जैक्टली यही बात चल रही थी। यहां पे तो ये कहा जा रहा है, कभी अली ज़ैदी साहब से माजरत के साथ, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ अमेरिका की डिक्टेशन ले रहा था। वहां मुझे तो ये कहा गया, और मैं आपको उन सेनेटर्स के और कुछ कांग्रेसमैन के नाम बता सकता हूं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा कि मुशर्रफ साहब वो नहीं कर रहे जो हम चाह रहे हैं। मुशर्रफ साहब हमारे साथ एक किस्म का उनका मतलब ये था कि धोखा दिया जा रहा है हमें, वो कुछ नहीं किया जा रहा वॉर अगेंस्ट टेरर में जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो ये इशू कोई नया नहीं है, ये पुराना है और इसका एक तारीखी तनाजुर और एक तारीखी तसलसल है। ठीक है, मैं समझता हूं कि अवाम की उमंगों को रिप्रेजेंट किया, अस्करी क़यादत ने भी उसे वजन दे दी, अपोजिशन जमातों के लीडरान ने भी इसको वजन दे दी, तो ओवरऑल सब एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात के अमेरिका के हवाले से कि जी सिर्फ पेंटागन नहीं है, वहाँ CIA अपना अलग स्टेटस रखता है, स्टेट डिपार्टमेंट अलग रखता है, आपका प्रेसिडेंट अलग रखता है और पेंटागन अलग रखता है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है IPAC, इसका मतलब है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, जो फैसला करती है वो सब मानते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आता हूँ जनाब चौधरी मंजूर साहब की तरफ आ जाता हूँ। चौधरी मंजूर साहब, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि ये जो अभी फैसला हुआ है, एक IMF को बड़ा उन्होंने शटअप कॉल दी है कि जी आपके क़वानीन पे जो आपके मुतालबात हैं हम नहीं मानेंगे। तो ये तारीफ की जा रही है कि इमरान ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि उनकी जो डिमांड है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सख्त है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया वो कौम की तर्जुमानी है। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है जो माजी में देखने को नहीं मिला कि पहले इस किस्म के सिलसिले में अस्करी क़यादत के बयानात आ जाते थे, सिविलियन नहीं आते थे। इस दफा सिविलियन बर वक्त आए और फिर अस्करी ने उसको फॉलो किया। क्या कहेंगे सर? बयान नहीं आते थे, यही मुल्क था। इस मुल्क के अंदर शमसी एयरबेस जो था वो फौजी हुकूमतों ने दिए थे, वो किसी सिविल हुकूमत ने नहीं दी। वुडबेर का एयरबेस जो था अमेरिका को, वो भी फौजी हुकूमत ने दिया था। अमेरिका को सारा जो कुछ दिया था वो पहले ज़ियाउल्लाह की हुकूमत ने दिया, फिर मुशर्रफ की हुकूमत ने दिया। और जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला होता है, उनकी सप्लाई लाइन 40 दिन बंद रहती है, वो एक सिविल हुकूमत करती है। फिर पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड करती है, वो रेजिस्ट करते हैं 40 दिन, फिर वो पब्लिक अपॉलॉजी देते हैं, सरेआम माफी मांगते हैं,
वो भी एक सिविल हुकूमत थी, लेकिन चूंकि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इसलिए उसका तो कोई मसला नहीं ना। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो तो वो तो वैसे ही कोई मसला नहीं होता। जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल हो जाएं अमेरिका के हाथों एटम बम बनाते हुए या एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, बेनजीर भुट्टो इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर दें और उसके लिए उनको कत्ल कर दिया जाए, कोई बात नहीं, चूंकि वो पीपल्स पार्टी है। खैर मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन तारीख को न मसक कीजिए, तारीख जो है उसको रहने दीजिए कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ हुआ वो सबके सामने, और जो ट्वीट्स की गई ये बराक ओबामा के सामने बैठकर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में ये बातें उसके मुंह पे की गई, किसी ट्वीट में नहीं की गई। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये जो ट्वीट्स होती है ना, ये संजीदा नहीं, इनको जो संजीदा इशू है, उन्होंने एक बयान दिया था, स्टेटमेंट दी थी, किसी को इंटरव्यू दिया था, तो हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद एक इंस्टीट्यूशन को पूरे मुल्क को हेड करता है, फॉरेन ऑफिस है, वजीर खारजा है, तो मेरा ख्याल है संजीदा बातों का संजीदगी से ही जवाब देना चाहिए और संजीदा तरीकों से जवाब देना चाहिए। सो इस लेवल की ये ट्विटर की लड़ाइयां हैं, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, बयान की हमने कल भी सपोर्ट की थी, आज भी कर रहे हैं, कल भी उसके साथ खड़े होंगे, चूंकि जब मुल्क पे कोई मसला आएगा हम पूरी तरह साथ खड़े होंगे। दूसरा सवाल यह है कि ये अजीब बात कर देते हैं आकर कि हमने IMF की रिजेक्ट कर दिया, जैसे पहले सऊदी अरब को कहा था फवाद चौधरी साहब ने कि हम नई शराइत मानते, उनकी नहीं मानते, और फिर पता नहीं सारी जाकर मान ली। मुझे ये बताएं IMF की शराइत क्या होती है? आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, तेल महंगा करें, नए टैक्स लगाएं, इस मुल्क में ये सारा कुछ हो चुका है। अब कौन सी शराइत है जो नहीं मानने जा रहे? वो शराइत तो पहले लोग IMF की शराइत कर्जा लेकर मानते थे। ये ऐसी बरखुरदार हुकूमत है, ये ऐसे अच्छे बच्चों की हुकूमत है कि ये पहले मान के IMF के पास गए हैं। तो फिर कौन सी शराइत है जो नहीं मानी? जहां तक ये है कि अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने इस हुकूमत को तो इनकार कर दिया है, कोई एक मुआहदा नहीं करके आए, MOU साइन करके आए सारे के सारे। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो एक रिश्ता है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वो जो रिश्ता है वो रहना है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने सेक्रेटरीज भेजिए। आप 5 सेक्रेटरीज जा रहे हैं, तो अगर सेक्रेटरीज जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान को देंगे, रियासत पाकिस्तान को देंगे, हुकूमत को तो इनकार कर दिया, चूंकि इनमें इतनी अकल भी नहीं है कि रजाक दाऊद जिसने चाइना के वजीर खारजा का दौरा तबाह किया था उसको साथ लेकर चले गए आप। और अगर आप उसको साथ ले जाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि उनका क्या रिस्पांस होगा। क्या वो भूल गए कि मिड के अंदर पीक पे विजिट था जब उसने फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, वो कोई यहाँ का कोई लोकल अखबार था जिसमें स्टेटमेंट दी थी रजाक दाऊद ने। सो ये इंटरनेशनल बड़ी बारीक बीनियां होती हैं जिनको आपने देखना होता है कि आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी ऐसे इरिटेंट को तो नहीं लेकर जा रहे जिसको देखकर ही वो चिढ़ जाए। सो ये चीजें होती हैं जो देखने वाली होती हैं। सो मेरे ख्याल के मुताबिक IMF की सारी शराइत मानी जा चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है, बाकी ये है मसाइल है वो हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन सिलसिला ये है कि अगर मान ली है तो फिर इनकार क्यों किया? ये सवाल नहीं, मैं आगे आपसे लूंगा क्योंकि मुझे अभी कुछ पता नहीं है ना कि इनकार किया है कि इकरार किया, क्योंकि चले एक ऐड कर दें आप जल्दी से, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। एक फिक्रा ये है कि देखिए जो जरूरत है कि ये वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दरमियान है। US एनवॉय को 38 अरब डॉलर का खसारा है। अगर आपके पास कोई 10-12 अरब डॉलर साल के आ भी जाते हैं, ठीक, तो आपको 26 अरब डॉलर फिर भी 26 या 28 अरब डॉलर फिर भी चाहिए। जरूरत वो कहां से पूरा होना है ये गवर्नमेंट के सामने, हुकूमत के सामने। मंजूर साहब ये बात करूंगा, मंजूर साहब मैं आगे बात करूंगा। जरा अली जैदी कुछ रिस्पांस कर रहे हैं बहुत छोटा सा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी अली जैदी साहब जल्दी। रिस्पॉन्स ये है कि मैं सिर्फ मंजूर साहब को बताना चाहता हूं कि अगर वो थोड़ा सा पढ़ लें आज अखबार या उनको न्यूज़ मिल जाए, अखबार में तो कल आ जाएगा, लेकिन हमने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने US एनवॉय को समन करके प्रोटेस्ट अपना ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है। तो खाली ट्वीटें नहीं है, हमने वो काम भी कर दिया है जो ये कह रहे थे। थैंक यू जी। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, फिर वापस आता हूं।
वेलकम बैक। जनरल क़य्यूम साहब, जो मौजूदा मुआशी हालात हैं आपके सामने हैं, आप तो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, मैं उसमें क्या गिनवाऊँ। दूसरा ये है कि जी ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी इशारा किया कि माजी में पाकिस्तान ने अपने बेसिक इशूज़ को, ख़ास तौर पे ये वॉर और टेरर को और इस किस्म की कुर्बानियों को बेहतर तौर पर पेश नहीं कर सके। तो सर क्या रद्द-ए-अमल आएगा जो इस वक्त इमरान खान साहब ने, क्योंकि आप हुकूमतों में रहे हैं, कई दफ़ा हुकूमतों में रहे हैं, IMF को आपने कंसल्ट किया है, अमेरिका को आपने फेस किया है, तो इमरान खान के लिए 3 मिनट है सर आपके लिए, क्या रद्द-ए-अमल देखते हैं? इन दोनों तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आएगा या नहीं आएगा, और अगर आता है तो कैसे फेस करेंगे? मेरे लिए 3 मिनट, बाकियों को बहुत ज़्यादा टाइम भी आपने दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे हम आज पाक अमरीका के ताल्लुकात को डिस्कस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अभी ये जो रीसेंट एपिसोड हुआ है इसके क्या मुहरकात हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो उस सिलसिले में मैंने ये नहीं कहा कि माजी के अंदर हुकूमतें जो हैं वो नाकाम हुई हैं ये करने में। आप देखिए माजी की, जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे, आपको इन टोटलिटी पूरी तारीख को देखना है। 70 साल पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा है। आप सीटों में रहे, आप सेंटों में रहे, आपने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मदद की, आपने 9/11 के बाद की, और आपको अमेरिका ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लेन अमेंडमेंट, साइमंगटन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट और आए दिन इस तरह की ये डर्टी किस्म के ट्वीट्स और मुल्क के लिए एक किस्म की तौहीन आमेज़ ज़बान भी इस्तेमाल होती रही। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पाकिस्तान की सारी हुकूमतें जो पिछले 70 साल में थीं वो कसूरवार थीं। हम हमेशा पार्टी के और सियासत के ग्रूव में फंस जाते हैं और अपने लीडर को प्रोजेक्ट करते हैं कि उसने आज ये बयान दिया, उसने ये बढ़क मारी। हमें ये देखना चाहिए कि ऑन ग्राउंड अचीवमेंट इन दी लॉन्ग रन क्या होगी। दैट वाज माय एम। आप ये देखें कि चौधरी मंजूर साहब ने बताया कि जी आपने ट्रांजिट ट्रेड को रोके रखा, एक हुकूमत ने फैसला किया। मई 98 के अंदर जब आपने न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन करना था एज ए रिस्पांस टू इंडियन एक्सप्लोजन, तो अमेरिका का कितना प्रेशर था, $4-5 बिलियन भी वो देना चाहते थे। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि नो, हमारी बका के लिए ये जरूरी है कि हमने न्यूक्लियर करना है। इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने तौर पे अंडर दो सर्कमस्टांसेस अपने डिसीजंस लिए, और अभी भी जो हुकूमत है इसको देखना। लेकिन इस हुकूमत ने अभी डिलीवर करना है। अभी आप इसके ऊपर बगले ना बजाएं कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। हमने ट्वीट को अप्रिशिएट किया है, सारों ने किया है, और हम दुआ गो हैं, पूरी कौम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है इस मसले के ऊपर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अभी आपका मुहिम्मा हल हो गया है। मुहिम्मा तब हल होगा जब हम इस ग्रूव से निकलेंगे, और उसमें सिर्फ हमारी एफर्ट ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कौमों के जो अपनी तरजीहात हैं और बैनुल अक़वामी जो हालात हैं, जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो ग्रेट गेम है जो हमारे खिलाफ खेली जा रही है, जो चाइना के खिलाफ एक महाजराई है, जो आपका सी पैक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हाइब्रिड वॉर भी शुरू कर दी है आड़े आ रही है जी। हाइब्रिड वॉर भी शुरू कर दी है सर, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रह गया है, मैं इसलिए माजरत खाऊं, इसलिए 3 मिनट में अली जैदी साहब को भी देता हूं। अली जैदी साहब, बहुत बात कर दी मंजूर साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जी ट्रस्ट डेफिसिट है, चाइना ने कुछ नहीं दिया आपको, सिर्फ आप MOU साइन करके आए। सर इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, 3 मिनट आपके पास है। मेरे ख्याल में इस सारी बातों का रिस्पॉन्ड सही तरीके से, क्योंकि डोमेन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का है, वो इंशाल्लाह बैठेंगे और करेंगे। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि हम ऐसे नहीं जाके IMF के कह दिया कि हमें नहीं चाहिए, हम आपकी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानते, ऐसे नहीं कह दिया हमने। वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। अगर 9 बिलियन का, मैं UAE का भी बाय द वे मैं आपको अमाउंट नहीं बता रहा क्योंकि वो G2G एक और चल रहा है, वो भी MOU मेरे पास मेरी मिनिस्ट्री का आ गया। अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बहुत चीज़ें हो रही हैं। सो घबराए ना, इंशाल्लाह फिक्र ना करें। ये पाकिस्तान की मईशत, ये जो शुरू के हमें जो हमें मिला है ना डिब्बा खाली, ये हमने नहीं कोई ज़्यादा 15 साल 20 साल हुकूमत की हुई, इन्होंने की हुई है। ये इनकी हुकूमतें बैठी रही हैं। जो कंडीशन आज पाकिस्तान की हमारी वजह से नहीं है, ये इनकी वजह से है। हमारा ये होता है कि वो आप किसी को गाड़ी की टंकी खाली देते हैं और आप बोलेंगे जी पेट्रोल पंप पे क्यों रुक गए हो। वो भाई आपसे कहा, आप गाड़ी आपकी थी, आप खाली टंकी वापस कर रहे हो, पर कह रहे हो पेट्रोल पे भी नहीं डाला है। सो देयरफॉर जस्ट रिलैक्स करें बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और इंशाअल्लाह
विद इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मुझे समझ में नहीं आएगी कि मैं तो ये सोचता हूँ कि ऑपोजिशन तनकीद किस पे करेगी कि जब हमारे पास, जब हमारी मईशत आज की मईशत को उनको मिली भी है ना, इनकी अपनी मईशत छोड़ी हुई है और तनकीद हम ले रहे हैं। ठीक है, कर लें, इंजॉय कर लें थोड़ा मीडिया टाइम, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 or 4 months व्हेन थिंग्स आर पुट ऑन ट्रैक। तो जरा ये पूछें कि कितने कर्जे अरबों रुपए के जो पिछले 10 साल में लिए हैं मतलब कोई और कितनी चीजें पाकिस्तान की कोलैटरल रखवाई हैं उन कर्जा लेने के लिए। हम तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट करके इनको बता देंगे असेंबली में भी, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, यकीनन 100 दिन आने में अभी सिर्फ 15-20 दिन रह गया है। बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि 100 दिन के अंदर हम बहुत सारी चीजें आवाम के सामने ले आएंगे और बहुत बेहतर डायरेक्शंस, प्लानिंग, पॉलिसी देंगे, आप हुकूमत का हिस्सा है, आपको लग रहा है? सर, ये 3 मिनट आपके पास भी है सर। डॉक्टर साहब, मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं जो अली जैदी साहब ने की कि हुकूमत को जो कुछ मिला है विरसे में मिला है, जो मसाइल मिले हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत का एक अदना तालिब इल्म भी इस बात को समझता है कि मौजूदा हुकूमत के पास जो माशी मसाइल हैं और जो खारजा मसाइल हैं वो इसके अपने पैदा करना नहीं है, इसकी अपनी पॉलिसियों और या गलतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि हालात ऐसे थे दुनिया के और हमारी पिछली हुकूमतों ने जो कुछ भी किया वो इनको बैगेज में मिला है, विरासत में मिला है। और मेरे ख्याल में इनके पास वक्त है, 5 साल का टाइम है, उम्मीद है कि अच्छी पॉलिसियां बनाएंगे और करेंगे। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ इसके साथ ऐड करना ये चाहता हूं कि जो स्टेट क्राफ्ट की डायनेमिक्स होती हैं डॉक्टर साहब, वो टोटली डिफरेंट होती हैं आपके पॉलिटिकल रेटरिक से। आप जो अपोजिशन में रहकर या अपने पार्लियामेंट के अंदर जो आप तकारीर करते हैं और बयानात देते हैं वो कुछ और चीज होती है और एक्चुअल डायनेमिक्स कुछ और होती है। उसको जरा थोड़ा सा दोनों में बैलेंस करने की जरूरत है। मैं अब एक और एंगल पे जो आर्मी चीफ साहब का आज का बयान था हाइब्रिड वॉर से मुतालिक, मैं उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाह रहा हूं कि देखें हाइब्रिड वॉर की रियलिटी हमारे सामने है और हाइब्रिड वॉर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई ममालिक के खिलाफ लड़ी जा रही है। द इशू इज कि क्या हमारे पास वो ताकत या वो तवानाई या तैयारियां हैं कि हम हाइब्रिड वॉर को लड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है, इसमें पाकिस्तान का हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द जो है वो इन्वॉल्व होगा और सबको लड़ना है। मैं इसके ऊपर बाकायदा एक प्रोग्राम करूंगा। स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है मैं उसको भी इफेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज आप जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है, मंजूर साहब आखिरी सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक ये है कि जो एमओयूज होते हैं वो तो एमओयूज होते हैं, वो इसका मतलब है ना ये तैयारी करके गए थे वहां पे, ना कोई मुआहदा हुआ है। जहां तक ये हम मानते हैं सऊदी अरब ने $3 अरब दिया है आपको सिर्फ रखने के लिए, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोई बैंक का मैनेजर जाए, मेरी तरक्की रुकी पड़ी है, मुझे कुछ पैसे दे दे किसी से, वो कहेगा कि मेरा बैलेंस ठीक हो जाएगा, बैंक की ब्रांच ठीक हो जाएगी। पर दूसरी बात यह है कि उधार तेल दिया 1 साल के लिए, 1 साल बाद आपने पैसे देने हैं, ये नहीं है कि नहीं देने। इनको तो नून लीग वालों को तो $1.5 अरब मुफ्त में भी दिया था सऊदी अरब ने, आपको याद होगा डॉक्टर साहब। इनको तो ये मोहब्बतें असल में दोनों सौकनों की लड़ाई हो रही है ना, नून लीग की और पीटीआई की, कि किसको क्या दिया और किसको सऊदी अरब ने क्या दिया। ये नहीं है, इशू ये है कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। हमने $19 अरब से ली थी, $25 अरब पे ले गए थे। जहां तक ये है कि ये कोई नई हुकूमत है, मैं तो इसको मुशर्रफ हुकूमत का पार्ट 2 समझता हूं। और वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही पॉलिसियां हैं, वही बातें हैं, सारा कुछ। और जहां तक ये है, बैरिस्टर साहब, मेरा जाती तौर पर उनके लिए बड़ा रिगार्ड है, लेकिन हमेशा जो अपोजिशन होती है वो कल की हुकूमत होती है। आपने वो बातें नहीं करनी जो आप नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आपको जो मर्जी कर लें, झूठ बोल दें लोगों से। आप कहें जी कि मैं तो आपको यहां पे दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, तो कल को आपको पीने को पानी पीना दे सके। ये नहीं करना, जो कर सकते हैं वो करना है। दूसरी बात यह है कि आप रोज टीवी पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। जुल्फकार अली भुट्टो नहीं है, वो तो रोज आकर पॉलिसी, कभी लेबर पॉलिसी, कभी किसान पॉलिसी, कभी नौजवानों की पॉलिसी, कभी फॉरेन पॉलिसी, रोज हर हफ्ते एक पॉलिसी आकर बयान करते थे। और वो फिर पॉलिसी अमली तौर पर यहाँ पे जितने भी इदारे बने हैं उनको जरा मुलायजा फरमाइए, उन तकरीरों के बाद वो इदारे बन जाते थे। अगर उन्होंने कहा कि मैं वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाऊंगा, अगर मैं कहा कि EOBI बनाऊंगा, अगर कहा कि आइन दूंगा, तो वो सब कुछ दिया। आप अगर बात करना चाहते हैं तो फिर आप मेहरबानी कीजिए, सिर्फ बातें आप बहुत 100 दिन दे दें, गालियां बहुत होगी, आप 100 दिन डिलीवर करने का टाइम, सर 100 दिन दे दें, 100 दिन
100 दिन 200 दिन दिए। तमाम शुरा का शुक्रिया, तमाम शुरा का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।